हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी रफ्तार सीरीज में देखने वाला है इकोनॉमिक की दूसरी क्लास, जो कि टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे आपके लिए। तो इसमें पहला है कि एडम स्मिथ का जो टाइम पीरियड था वो 1723 से 1790 के आसपास था। तो एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक लिखी उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। आइए नीचे समझते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक क्या है कि अर्थशास्त्रीय जो इकोनॉमिस्ट ने अपने अर्थशास्त्र के निम्न प्रकार को परिभाषित किया है। पहला जैसे देखेंगे आप, ये डेफिनेशन होता है कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा है। नीचे देखें जो कि लिखा है अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको ही हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो इसमें पहला है, यह अर्थशास्त्र यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ये जो अर्थशास्त्र है ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक विषय है जैसे कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था जिसे माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो नीचे आप देखेंगे कि यही इनके दो प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? तो मेनली दो प्रकार हैं, जैसे कि पहला है व्यष्टि अर्थव्यवस्था जिसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बड़ा होता है और माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, तो ये छोटा होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था छोटी होती है माइक्रो, और समष्टि अर्थव्यवस्था मैक्रो ये बड़ी होती है। तो ये दो प्रकार होते हैं। आइए इन दोनों प्रकार को और अच्छे से समझते हैं। तो पहला आता है माइक्रो जो छोटा होता है। तो आइए समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसके अंतर्गत व्यक्तित्व इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये थोड़े छोटे पैमाने पे इसका आकलन किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति या फिर एक परिवार, छोटे उद्योग, छोटे कारखाने किस तरह से देश में इकोनॉमिक्स को आगे ले जा रहे हैं या फिर वो कितने तरह से पैसे कमा सकते हैं, उनका व्यापार किस तरह से चल रहा है, वो हमारे अर्थव्यवस्था में किस तरह से लाभ दे रहा है। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर ही हमारे देश का विकास करती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इन्हीं सारी छोटी व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, छोटे फर्म के बारे में, छोटे उद्योग, छोटे कारखाने। तो जो कम लोगों में जहाँ काम होता है, जहाँ पे छोटी फैक्ट्री लगी है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उपभोक्ता का सिद्धांत इसमें आता है, फिर है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत होता है, कीमत निर्धारण होता है और फिर कल्याण अर्थशास्त्र होता है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बाजारों में व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा और कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। मतलब कि ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो छोटे मार्केट में रहते हैं या फिर छोटे बाज़ारों से सामान लेना पसंद करते हैं, तो वहीं से उन सामानों का जो जो प्राइस है वो तय किया जाता है कि ये सामान इतने में बिक रहा है। तो मेनली ज़्यादातर हर जगहों में वो सामान उतने तक के आसपास ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा उसका प्राइस, बहुत ज़्यादा लो नहीं होगा। तो इन्हीं सब छोटी-छोटी मार्केटों से ये देखा जाता है कि कौन से सामान की कीमत क्या होनी चाहिए, लोग कौन-सा सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, कौन-सा सामान कम खरीद रहे हैं। तो इस तरह से इस पे अध्ययन होता है। इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण जैसे आप समझेंगे माँग एवं पूर्ति, बेसिक इकोनॉमिक। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये इसमें क्या होता है कि जो चीज़ मार्केट में नहीं है या फिर जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा है, वो बिक रही है कि नहीं बिक रही है, उसकी मार्केट जो है कंज़म्पशन कैसा है, कम लोग खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का निर्माण करती है। इसी तरह है इसका अपोज़िट जो कि है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो था, ये मैक्रो है। तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। मैक्रो जो है, वो एक थोड़े बड़े पैमाने पे होता है, एक कंट्री लेवल पे होता है। तो जैसे समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल माँग, कुल पूर्ति, कुल बचत या कुल विनियोग और रोज़गार इत्यादि। तो जो बड़े पैमाने पे कार्य करे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम इसे जानेंगे। जैसे
राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय एक बस की बात नहीं है, छोटे कारखानों की बात नहीं है, ये पूरे कंट्री को मिलाकर राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। इसी तरह है राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, अपस्फीति तथा स्फीति, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष। तो ये सभी जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, एक देश के लेवल पे होता है, तो इसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कुल निर्गत रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपयोगों पर अपना अध्ययन केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझेंगे सकल घरेलू उत्पाद, भुगतान संतुलन, बजट इत्यादि। तो जैसे जीडीपी इसमें निकालना हो सकता है, एनडीपी हो सकता है, भुगतान संतुलन हो सकता है, जो हमारे देश का बजट आता है वो किस तरह से होता है। तो इन्हीं सबों पे जो अध्ययन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप याद रखें, ये थोड़ा बड़े पैमाने पे किया जाता है। आइए अब समझते हैं जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमी या फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से एनटीपीसी एग्जाम्स में वो किस तरह से पूछे गए थे। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि है निम्न में से कौन-सी खुली अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको बताना है खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन-सी नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चन आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें है पहला, बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध लगाना। तो बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध लगा देने से वो खुली अर्थव्यवस्था का जो रीज़न है वो नहीं बनता। जैसे कि आप नीचे देखें, बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि आप हर तरह से अपना ट्रेड आगे जो है कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध लगा देंगे तो वो बहुत बड़ी कंपनियाँ तो ना वो खुल के एक्सपोर्ट कर पाएगी, ना इम्पोर्ट कर पाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नुकसान होगा। तो ये खुली अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण नहीं माना जाता। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो ये है निम्नलिखित में से कौन-सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो है खनन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन-सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो है खनन। जैसे कि आप नीचे देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत ही रखा जाता है। तो आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, कौन सी? खनन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें ज़्यादातर लोग किस क्षेत्र में रहने वाले थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के रहने वाले थे। तो आप इसे याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे कृषि का क्षेत्र हो, जहाँ पे लोग कृषि पे ज़्यादा निर्भर हों, उसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप नीचे देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कितनी थी? 54.6% थी, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में उस समय रहा करते थे 2011 के अनुसार, उसमें नियोजित थी। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसके अंतर्गत कृषि आता है, खनन आता है, इससे संबंधित क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। तो उसे आप याद रखेंगे। जैसे द्वितीयक क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें विनिर्माण उद्योग शामिल है। विनिर्माण उद्योग मतलब फैक्ट्री का कारखाना हो गया, फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनानी हो गई, तो इस तरह से आप याद रखें द्वितीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तो इसे आप याद रखें, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को एक सेवा प्रदान करता है, सहायता देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये किसका उदाहरण है? सार्वजनिक, मतलब कि ये सरकारी कंपनी होती है। तो अब इसे याद रखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह एक सरकारी कंपनी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है जो भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को स्थापित हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड से है। तो आप इसे याद रखें कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं, SAIL। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो सेवा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया
ये तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, तो इसलिए ये सेवा वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तृतीयक क्षेत्र। जैसे आप नीचे देखें, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक को सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संक्षेपण, वित्त, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सूचना, न्याय व्यवस्था आदि, शिक्षा जैसे चीजें, विषय जो हैं वो शामिल होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो असंगठित क्षेत्र का इनमें से कौन सा उदाहरण है? खेती। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो खेती है वो एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। जैसे आप नीचे देखेंगे, खेती असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। असंगठित क्षेत्र वे सेक्टर हैं जो सरकार के साथ पंजीकरण नहीं है और इसके रोजगार की शर्तें तय नहीं है। गांव में परंपरागत कार्य करने वाले के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान, शहरी दैनिक मजदूर आदि भी इस श्रेणी में ही आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे खेती की जाती हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा हमारा वस्त्र क्षेत्र। तो कपड़ों का उद्योग या फिर वस्त्रों का उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है। तो वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती कपड़े होते हैं, रेशमी, ऊनी एवं जूट आदि उद्योगों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कृषि क्षेत्र के बाद जो वस्त्र उद्योग है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे कृषि वाला क्षेत्र आता है और दूसरे नंबर पे कपड़ों का उद्योग आता है। या आपने देखा होगा बहुत भारत में अलग-अलग कारखाने हैं, अलग-अलग स्टेट में बहुत सारे कारखाने हैं जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। कहीं रेशम के बनाए जाते हैं, कहीं सूती के, ऊनी के, जूट के। तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स का वहाँ पे नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जो कि है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जहाँ पे माल का जो उत्पादन है, जो सामान है हमारा, वो हमारे ही घर पे बनाया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा उद्योग है? तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। कुटीर उद्योग का सीधा सा मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने घर में बना सकते हैं और घर से बनाकर बाहर बेच सकते हैं, दुकानों पे बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, उसी को कुटीर उद्योग कहा जा सकता है। जैसे कि लिफाफे हो गए, छोटे लकड़ी के टेबल हो गए और लकड़ी से बनी कुछ चीज़ें हो गई हैं, जैसे दो दोना हो गया, बाँस का हो गया। तो इस तरह से आप कुछ ऐसी चीज़ें समझ सकते हैं जो घर पे ईज़िली बनाई जा सकती हैं। जैसे आप नीचे देखें, कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन उत्पादकों द्वारा अपने ही घर में किया जाता है। तो जैसे आप याद रखेंगे इनका जो काम है वो बेसिकली क्या काम है कि ये घर पे ही रह के अपना काम कर सकते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक उद्योग प्राथमिक उद्योगों द्वारा प्रभावी रूप से एकत्र किए गए कच्चे माल से जो है प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं। जैसे कि बड़े पैमाने वाले उद्योग के अंतर्गत लौह है, इस्पात, फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग, दूरसंचार उद्योग, रेशम उद्योग आदि आते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कुटीर उद्योग क्या होता है, यहाँ पे माल अपने उसके ही घर पे जो है उत्पादक के तौर पे किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आप इसे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक होते हैं? पूंजीवादी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और लाभ के लिए उसके संचालन पर आधारित है। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तंत्र तथा राज्य की भूमि से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, मतलब कि ये प्राइवेट बैंक है। तो आप इसे याद रखेंगे, अगर प्राइवेट बैंक है तो ये
सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आएगा। जैसे उपयुक्त में आईसीआईसीआई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का एक प्रमुख निजी बैंक है एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। तो आईसीआईसीआई जो है ये एक बैंक है और ये एक प्राइवेट बैंक है, तो ये सरकारी चीज़ों में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो कार्गो जो सेवा होती है वो सेवा क्षेत्र की कौन सी गतिविधि का हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो आप इसे याद रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा है। कार्गो का मतलब होता है जो शिप से सामान भर के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। तो कार्गो सेवा इसी को कहा जाता है। एक बहुत बड़े शिप में कुछ सामान भर के जो एक्सपोर्ट करना होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आता है। तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये आता है तृतीय क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में आता है। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन होता है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार जो है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो आप इसे याद रखें, कार्गो सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में आता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो पे आप ज़रूर एक लाइक कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।